वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। थी भले ही वहां पर सिर्फ 24 पहली मुलाकात। आए चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। वह चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी, उसके मुंह कान सब जगह पानी जा रहा था। कशिश सक्सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसे तैरना नहीं आता था और वह इस वक्त समुद्र में डूब रही थी और समुद्र का खारा पानी उसके अंदर जा रहा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और सफोकेशन की वजह से उसका दिल डर से बैठ जा रहा था। शिप का डेक लोगों से भरा हुआ था। ये पार्टी सिर्फ यंग लड़के लड़कियों के लिए थी। भले ही वहां पर सिर्फ 24-25 लोग ही थे, लेकिन काफी अमीर और अच्छे परिवारों से थे। समुद्र की लहरें बहुत ही तेज थी, इसलिए और कुछ ही सेकंड में पार्टी का रुख बदल गया जब दो लोग समुद्र में गिर गए और स्ट्रगल करने लगे। हेल्प हेल्प। दोनों लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक से एक लंबा और हैंडसम इंसान भीड़ को चिरते हुए बाहर आया और उन दोनों लड़कियों को पानी में डूबते हुए देखकर उसके चेहरे पर बेचैनी और एंजाइटी दिखाई देने लगी और बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना टाइम लगाए उसने अपना कोट उतारा और तुरंत ठंडा समुद्र के पानी में कूद गया। इस बारिश में उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी, मगर उसने एक इंसान को बचा लिया। कियार उठ जाओ उठ जाओ। वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे आसपास से कोई मतलब नहीं था, वह बस अपने हाथ में बेहोश लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कंप्लीटली इस बात को भूल गया था कि कोई और भी समुद्र में डूब रहा है। अचानक से एक लड़की भीड़ में से बेचैन होकर चिल्लाई, कशिश कहाँ है? वह भी कियारा के साथ बाहर आई थी। वह कहाँ है? हाँ, कशिश भी गिरी थी। जब किसी ने पैनिक होते हुए चिल्ला कर कहा तो सब लोग हैरान हो गए। तभी एक बहुत ही तेज बिजली कटकी और वहां पर एक रोशनी हुई। सब लोग समुद्र में देखने लगे, मगर उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। जिस लड़की ने कहा था कि कशिश और कियारा दोनों एक साथ बाहर आई थी, वह रोते हुए बोली, कशिश तैर नहीं सकती। जिस लड़के ने कियारा को पकड़ा हुआ था, ये सुनते ही उसकी बॉडी जम गई। जब वह समुद्र में खुद था तो उसने कशिश को भी देखा था, लेकिन वह कियारा को बचाने में इतना बिजी था कि दूसरे इंसान पर ध्यान ही नहीं दे पाया। ठीक उसी वक्त एक बहुत तेज आवाज के साथ कोई और पानी में कूदा और जब तक कशिश को बचाएगा तब तक कियारा ऑलरेडी खांसते हुए होश में आ चुकी थी। यह बता पाना मुश्किल था कि वह रो रही है या फिर उसके चेहरे पर बारिश का पानी पड़ रहा था। उसने सामने खड़े इंसान को देखकर रोते हुए कहा, हर्ष। उसके बाद उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसके गले के आसपास हाथ लपेटकर उस आदमी को टाइटली गले लगा लिया। उस लड़के की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है, मगर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे और टाइटली गले लगाया और बोला, डरो मत, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज बहुत ही जेंटल थी, जैसे वह इस लड़की को बचाकर दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो। वहीं भी में खड़े लोग उन्हें इस तरह देखकर आपस में बात करने लगे। सबकी नजरें फिर कशिश की तरफ मुड़ गई, जिसे बाद में बचाया गया था, और काफी बार सीपीआर देने और रेस्पिरेशन करने के बाद वह फाइनली होश में आए और उसके मुंह से समुद्र का पानी निकला। उसकी पतली घनी पलकें फड़फड़ाए और उसे चक्कर आ रहे थे। उसने क्लियरली अपने बगल में बैठे हुए दो लोगों को एक दूसरे को टाइटली गले लगाया हुआ देखा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई और समुद्र में ज्यादा देर तक रहने और बारिश की वजह से वह फिर बेहोश हो गई। कशिश बहुत मुश्किल से जिंदा बची थी। जब अगली बार उसे होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे और दोपहर का वक्त था। हॉस्पिटल वार्ड में उसके अलावा कोई नहीं था। खिड़की से आई हुई सूरज की रोशनी उसे कोई गर्माहट के एहसास नहीं दे रही थी। उसके एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे और वह किसी गहरी सोच में थी। फाइनली वह थोड़ी देर बाद उठी और अपनी कमजोरी बॉडी के साथ बाथरूम में गई। जब उसने बाहर इतनी सुंदर सूरज को चमकते हुए देखा तो वह टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। वह कमजोर थी, मगर वह उस ठंडे हॉस्पिटल के रूम में रहना नहीं चाहती थी। वह अस्पताल के गार्डन में गई। उसने सिर्फ हॉस्पिटल का ऊन पहना हुआ था, मगर बाहर की ठंडी हवाएं उसे ठंड का एहसास दिला रही थी। गार्डन में जाकर वह खड़ी हो गई और अपने सामने बड़े पेड़ को देखने लगी। उसकी बॉडी कमजोर हो गई थी, मगर उसके चेहरे पर जिद्दीपन था, वह बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी डेलिकेट और यूनिक स्क्रीन का भी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसका मूड हल्का सा भी बेहतर हुआ था।
तभी अचानक कोई आकार के सामने खड़ा हो गया। कियारा उसके सामने अपने हाथ में एक कप लिए खड़ी थी। उसके छोटे कली बाल कंधे पर बिखरे हुए थे, वह उसकी ब्राइट आंखें और उसके कंधे पर वह आदमी का कोट था। लेकिन जैसे ही कशिश के इंडिफरेंट और खूबसूरत चेहरे को उसने देखा और उसके प्राउड टेम्परामेंट से कियारा को जलन होने लगी। लेकिन उसकी कमजोरी बॉडी को देखते ही अचानक वह हंसने लगी। उसने उस जैकेट को टाइटली पकड़ लिया जैसे वह शो ऑफ कर रही हो और कशिश की तरफ कोल्डली देखकर बोली, तुम हर जगह हो, है ना? कियारा धीरे धीरे कशिश की तरफ बढ़ने लगी। उसके कमजोर शरीर को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वह धीरे धीरे कशिश के कान के पास आकर बोली, तुम अभी भी हार नहीं मानने वाली हो, जबकि दुनिया में जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह अब मुझसे प्यार करता है। ये सुनते ही कशिश की आंखों में गहरा दर्द दिखाई दिया। वह तैर नहीं सकती थी और वह कियारा से लंबे वक्त तक समुद्र में थी और इस वक्त होश में आई थी, इसलिए कितना भी गुस्सा क्यों ना हो उसके लड़ने का कोई मूड नहीं था। तुम सचमुच घटिया हो, ये सुनकर कियारा हंसने लगी। मगर मैं यह नहीं भी करती तो तुम्हें भी वह नहीं मिलता, राइट? तुम ही हो जो हर्ष मेहता को अकेला नहीं छोड़ती, कियारा ने कहा। कियारा, सबको पता है कि हर्ष मेरा फियांसे है, क्या तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ है? कशिश ने पूछा। तो कियारा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अभी भी? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सबको यही लगता है कि तुम्हारी शादी हर्ष से होगी? कियारा की बात सुनकर कशिश स्पीचलेस हो गई और उसे घूरने लगी। वह सही कह रही थी, सब लोग कशिश को ही गलत समझते हैं और वह भी सामने खड़ी इस घटिया लड़की की गंदी हरकतों की वजह से। सब लोग बेवकूफ है, बहुत ही बड़े बेवकूफ, और वह भी एक बेवकूफ है। क्या हुआ, अभी भी कॉन्फर्म नहीं हो? तो इतना कहते कहते कियारा रुक गई और अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर उसने हेल्पलेसली कशिश की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया और बोली, कशिश, इसमें मेरी गलती है, छुओ मत मुझे। अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदल जाने से और उसकी बातें सुनकर कशिश को काफी घिन आई। उसने अपना हाथ उठा दिया कियारा को ब्लॉक करने के लिए, मगर कियारा उसे बिना छुए ही गिरने लगी और तुरंत ही पीछे के फाउंटेन में गिर गई और चारों तरफ पानी फैल गया और तेज आवाज में चिल्लाई, दर्द हो रहा है, आह! कशिश, क्या कर रही हो तुम? अचानक से एक सख्त आवाज पीछे से सुनाई थी। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई इंसान उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसे हर्ष का थोड़ा सा चेहरा दिखाई दिया और उसने रुथलेसली कशिश को दूर धकेल दिया। कशिश ऑलरेडी वीक थी और धक्के की वजह से वह रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से उसके कमर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने अपने आप को संभालने के लिए पीछे खड़ी रेलिंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने अपने सामने का सीन को देखा और उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की है। उसे अच्छा से पता था कि कियारा हर एक ट्रक इस्तेमाल करेगी उसे हराने के लिए, लेकिन हर बार उसकी ट्रिक में फंस जाती थी। वही ये भी जानती थी कि हर्ष बेवकूफ नहीं है, मगर बेवकूफ बन चुका है। हर्ष, दर्द हो रहा है, कियारा ने कहा और हर्ष ने उसे खड़ा कराया और उसकी बातें सुनकर उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे उसका दिल टूट गया हो और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने झुककर कियारा को गोद में उठा लिया और कशिश की तरफ देखा, जो उनकी तरफ कोल्डली देख रही थी, और सख्त आवाज में बोला, तुम पहले अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ। कशिश धीरे से सार्कास्टिकली हंसी। उसकी हंसी में सरकेजम साफ समझ महसूस हो रहा था। हर्ष कियारा के साथ वहां से जाने के बाद कशिश कोल्डली अपने ऊपर ही हंसने लगी। वही पेड़ के पास एक ओल्ड लेडी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और सब कुछ शांति से देख रही थी। लीला, क्या तुमने देखा अभी अभी क्या हुआ? उस ओल्ड लेडी ने पूछा और अपनी शार्प आंखों से दूर खड़ी कशिश को देख रही थी। उनके बगल में खड़ी औरत भी लगभग 50 साल की होगी, जिसे रिस्पेक्टफुली कहा, आपने क्लियरली नहीं देखा मैडम। देखा, वह लड़की किस तरह बेवकूफी और घटिया हरकतें कर रही थी, उस ओल्ड लेडी ने गुस्से में कहा। मगर क्या यह इस बात का सबूत नहीं है ये सामने खड़ी लड़की और भी बेवकूफ है, जो इतनी छोटी सी ट्रिक भी हैंडल नहीं कर पाई? उस दूसरी औरत ने कहा। तो उस ओल्ड लेडी ने नामे सर हिलाकर समझदारी से कहा, तुम कुछ गलत समझ रही हो लीला, तो मुझे समझाइए मैडम। वह लेडी बोली, वह दूसरी लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो उसकी बॉटम लाइन या फिर ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ हो। वह इमेजिन भी नहीं कर सकती कि दुनिया में ऐसे घटिया और गिरे हुए काम करने वाले लोग भी हैं। ओल्ड लेडी ने फिर थोड़ी देर कशिश को देखा और कहा, लेकिन अभी भी कुछ और इश्यूज है। इतना कहकर वह रुकी और फिर आगे बोली, उसका टेम्परामेंट और नेचर बहुत ही अच्छा है, बुलाओ उसे यहाँ, मुझे उसे नजदीक से देखना है। लीला ओल्ड लेडी की केयरटेकर थी। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आपका पोता आपसे मिलने आने वाला है, अगर उन्होंने किसी अजनबी को आपके आसपास देखा तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ओल्ड लेडी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन उनकी आवाज में अपने पोते के लिए प्यार झलक रहा था। उनकी बात सुनकर लीला मुस्कुराकर बोली, ऑलराइट, मैं भी बुलाती हूँ उन्हें।
ठीक उसी वक्त दो पेड़ों के बीच में जो दरवाजा था, वहां से कुछ आवाज आई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक ब्लैक सूट में काफी हैंडसम और लंबा इंसान उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आईब्रो बिल्कुल लोग और लिफ्टेड थी, उसके पतले हॉट शार्प फीचर्स और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरा। उसकी डिप आवाज में उसने पूछा, दादी माँ आपको क्या हुआ? दोपहर का सूरज उसके माथे पर चमक रहा था, जिसकी वजह से उसकी परछाई दिख रही थी। उसका हर एक मूवमेंट एलिगेंट था। उस ओल्ड लेडी ने काफी सेटिस्फैक्शन के साथ अपने पोते को देखा और आंखों से लीला को कुछ इशारा किया, जिसे समझते ही लीला मुड़कर वहां से चली गई। वह लड़का नीचे झुका और उसने ओल्ड लेडी का हाथ पकड़कर उनके गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगा और उसने पूछा, किसने मेरी दादी माँ को गुस्सा दिलाया? मैं उनसे निपट लूंगा। ये सुनकर वह ओल्ड लेडी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे अलावा मुझे गुस्सा दिला भी कौन सकता है? मेरा हार्टलेस पोता और तुम्हें कुछ करना ही है तो जल्दी से शादी कर लो और मुझे पर पोता या फिर पर पोती दे दो। ये सुनते ही सामने खड़े रणविजय रावत की आंखों में हेल्पलेसनेस दिखाई दिया और उसने कहा, दादी माँ मैं अभी अभी तो देश में वापस आया हूँ, इतने कम टाइम में मैं कैसे किसी लड़की को ढूंढकर उसे शादी कर लूं? ये सुनकर उस ओल्ड लेडी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतने सालों में तुम्हारे बहाने कभी नहीं बदला। इतना कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर कशिश की तरफ देखा। लीला ने उससे जाकर बात की थी और रणविजय की दादी ने दूर से ही हाथ वेव करने लगी। कशिश थोड़ी कंफ्यूज थी, मगर फिर भी वह लीला के पीछे पीछे आ गई। रणविजय खड़ा हो गया और उसने लीला को एक लंबी लड़की को दूरी से आते हुए देखा। उस लड़की का चेहरा पीला हो पड़ा हुआ था, मगर फिर भी वह खूबसूरत दिख रही थी। उसने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था। जिस तरह से उसके कपड़े उड़ रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि वह कितनी पतली है। रणविजय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उस लड़की पर अपनी नजरें बनाए रखी, लेकिन जब कशिश नजदीक आई उसने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। यह थोड़ी हैरानी की बात थी उसके लिए। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसे एडमिरेशन या फिर प्यार से देखने की बजाय गुस्से में घूर रही थी। इनफैक्ट कशिश ने उसकी तरफ सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा था और फिर उसे सामने व्हीलचेयर पर बैठी दादी माँ की तरफ देखने लगी। उसके इंडिफरेंट लुक ने रणवीर को थोड़ा हैरान कर दिया और थोड़ा डिसअपॉइंट भी। वह थोड़ी देर के लिए रुका, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मैमा, क्या आप मुझे किसी चीज के लिए मिलना चाहती थी? कशिश ने थोड़ा दुख झुकते हुए पूछा। उसकी बीमारी की वजह से उसकी आवाज थोड़ी कमजोर और जेंटल हो गई थी और वह झुकी हुई इसलिए थी क्योंकि व्हीलचेयर पर बैठे हुए इंसान से बात करते वक्त झुकना चाहिए। उनका गर्दन उठाना ठीक नहीं होता है क्योंकि यह उनकी नेक के लिए बुरा होता है, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से ही है। उसके लिए काफी थका देने वाला काम था। उसकी हरकत पर रणविजय की दादी माँ वैदेही जी की आंखें और दीप हो गई और उन्होंने कशिश की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनकी बातें कशिश और भी कंफ्यूज हो गई और फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक पोलाइट मगर ऑकवर्ड स्माइल बरकरार रखी। नर्वस मत हो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी बोर हो रही थी और मुझे बात करने के लिए कंपनी चाहिए थी। मुझे लगा कि तुम अच्छी लड़की हो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा अचानक हो गया इसलिए तुम हैरान थी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? वैदेही जी ने कहा और उनके चेहरे पर खुशी देखकर कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी मैं अकेले ही थी। कोशिश ने कहा तो उसकी आंखों में एक कड़वाहट दिखाई दी, जो वैदेही जी ने तुरंत देख ली और उन्होंने कशिश का हाथ लेकर जेटली उस पर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कशिश ने जवाब दिया, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, तुम्हें नहीं लगता है रणविजय? इतना कहकर उन्होंने सर घुमाकर अपने पोते की तरफ मीनिंगफुल नजरों से देखा। उनकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि रणविजय के मुंह से ना निकली तो वह उसे सबक सिखाएंगी। जिसे देखकर रणविजय की आंखों में थोड़ी सी हेल्पनेस दिखाई दी, मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यह बहुत ही अच्छा नाम है, सूट करता है। ये सुनकर वैदेही जी ने अपनी एक आईब्रो उठाए और फिर कशिश की तरफ मुड़कर बोली, चलो कोशिश, मैं तुम्हें उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, यह मेरा पोता है रणविजय। कशिश ने साइड में खड़े आदमी को देखा और कुछ देर के लिए उसकी नजर उसके ऊपर टिक गई। सामने खड़ा इंसान के फेशियल फीचर बहुत ही अच्छे थे और वह काफी गुड लुकिंग था और उसके खड़े होने से ही उसकी नोबिलिटी और एलिगेंस नजर आ रहा था। उसके प्रेजेंस और डोमिनेंस से कोई भी पता लगा सकता था कि वह कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। कशिश को लग रहा था कि उसने इस इंसान को कहीं देखा है, लेकिन कहां उसे यह बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि इतने हैंडसम इंसान को देखने के बाद वह भूल नहीं सकती, राइट? रणविजय की आंखें चमक रही थी। कशिश की आंखों में देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, हेलो, मैं रणविजय रावत हूँ। हेलो, मैं कशिश हूँ। कशिश ने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने के चक्कर में वह बीच में ही रुक गई।
वह काफी देर से घुटनों के बल झुकी हुई थी, इसलिए उसके पैर सुन्न हो गए थे और उसके कमर में लगी चोट फिर से दर्द दे रही थी। जैसे ही उसने थोड़े से मूवमेंट की, उसे अपने पैरों में एक तेज और अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर होकर पीछे की तरफ गिरने लगी। संभाल कर, कशिश गिरने ही वाली थी तभी एक डिप मैग्नेटिक आवाज उसे सुनाई दी और किसी की मजबूत बाहों ने उसे तुरंत कमर से पकड़कर बचा लिया और अनएक्सपेक्टेडली कशिश जाकर रणविजय के गले लग गई। रणविजय के आसपास के एक रिफ्रेशिंग सेंट घूम रही थी, जिससे कशिश काफी ऑकवर्ड हो गई। उसने जल्दी से खुद को रणविजय से दूर करने की कोशिश की, मगर उसके पैर इसमें उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह थोड़ी सी लड़खड़ा गई और उसने अपने आप को संभालने के लिए उसने रणविजय का कंधा पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त उसके कमर के आसपास रणविजय के हाथ की पकड़ मजबूत हो गई और उसने उसे उठा दिया। कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिए। क्लियरली 2 बार उसे रणविजय के करीब आने की वजह से काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। सीधी खड़ी रहो, उस डिप आवाज ने कशिश को अपनी जगह से हिलने के लिए मना कर दिया और उसका हाथ कशिश को एक गर्माहट का एहसास दिला रहा था। कशिश रणविजय के बहुत करीब थी, जिसकी वजह से वह उसकी स्ट्रांग हार्ट बीट को सुन सकती थी, जो किसी ड्रम की तरह बज रही थी, जिससे कशिश के दिल की धड़कन भी तेज हो गई और उसका पीला चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। ये पहली बार था जब वह किसी के इतने नजदीक गई थी। भले ही उसका और हर्ष का रिश्ता सालों से तय था, लेकिन वह लोग दोस्तों की तरह साइड हक करते थे, जैसे एक फॉर्मल रिचुअल हो। वह इतना ही आगे बढ़ सकती थी, यही उसकी लिमिट थी। और वहीं दूसरी तरफ अपने हाथों के बीच में कशिश की पतली कमर को महसूस करके रणविजय की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चिट्टू ब्रेकअप और डेट का ऑफर। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश मरते मरते बचती है और रणविजय रावत और उसकी दादी माँ से उसकी पहली मुलाकात होती है। अब आगे, रणविजय ने उस पतली लड़की को पकड़ा हुआ था, उसकी भौं आपस में सिकुड़ी हुई थी। उसने अपनी बाहों में पड़ी हुई लड़की को देखने के लिए अपना सर झुकाया, मगर उसकी चीन जाकर उस लड़की के सर से टकरा गई। उसके बाल उसके चिन से लगने से उसे हल्की गुदगुदी हुई। उसने अपनी नजरें हटाई तो उसकी नजर उसकी डेलिकेट और पतली गर्दन पर गई। उस ओवरसीज हॉस्पिटल गाउन की वजह से उसके कपड़े के अंदर की उसकी वाइट फेयर स्किन को आराम से देखा जा सकता था। अचानक रणविजय की आंखें डिप हो गई, मगर उस लड़की ने हिलने की कोशिश की। कशिश के शरीर से एक स्वीट स्मेल रणविजय के नाक तक पहुंच रही थी। एक पल के लिए हैरान हो गया। कशिश अपनी जगह पर जम गई। जब उसे फील हुआ कि उसके पैर ठीक हो गए तो उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। रणविजय के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी, मगर फिर भी उसने उसे धीरे से छोड़ दिया और उसे अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होता हुआ देखकर अपने हाथ पीछे खींच ली और पूछा, क्या तुम ठीक हो? हल्के लाल चेहरे के साथ कशिश ने हाँ में सर हिलाया और बोली, आई एम सॉरी, मेरे झुकाने की वजह से पैरों थोड़ी देर के लिए नम हो गए थे। रणविजय मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। उस सिंपल सेंटेंस से ही कशिश हैरान हो गई। उसे अपने अंदर एक कड़वाहट फील हुई, मगर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले और उसने कहा, थैंक यू। और वही वैदेही जी सामने का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान थी, लेकिन उन दोनों की बीच के इंटरेक्शन को देखकर उनकी आंखों में सेटिस्फैक्शन और खुशी दिखाई देने लगी। लगता है उनका पोता पूरी तरह से इमोशनलेस नहीं है। रणविजय बस हल्का सा मुस्कुराया। कशिश थोड़ी देर के लिए वही खड़ी रही और जब उसे याद आया कि हर्ष ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, तो उसने मुड़कर रणविजय की दादी माँ से कहा, मैम, मुझे अभी किसी चीज का हैंडल करना है। आप कौन से रूम में हैं? मैं आपसे मेरा काम खत्म होने के बाद मिलने आऊंगी। वहां पर दरवाजा दिखाई दे रहा है ना, वहां से तुम अगली बार अंदर आ जाना। उन्होंने 2 पेड़ों के बीच में इशारा करते हुए कहा। उनकी आंखों में अलसी चमक दिखाई दे रही थी और उन्होंने पूछा, चलो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ये सुनकर लीला ने अपनी पॉकेट से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाने जा रही था और उसने कदम आगे आते हुए कहा, मैम। लेकिन रणविजय की दादी माँ वैदेही जी ने उसे घूर कर देखा, जिससे लीला उनकी वार्निंग समझ गई और वह पीछे हट गई। तो वैदेही जी बोली, रणविजय प्लीज अभी के लिए अपना फोन निकालो और कशिश का नंबर मेरे लिए सेव कर लो। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई, मगर फिर भी उसने अपना फोन निकाला और कशिश की तरफ देखा। 987 कशिश का नंबर अपने फोन में सेव करने के बाद उसने अपना फोन रख दिया और फिर उसने कशिश के पतले शरीर को देखा और अपना कोट निकालकर उसके कंधे पर रख दिया। कशिश को अभी भी उस कोट से उसकी फ्रेग्रेंस महसूस हो रही थी। पहने रखो इसे, बाहर बहुत ठंड है, रणविजय ने इंडिफरेंटली कहा, मगर बहुत जल्दी कशिश की आंखों में देखने लगा। अचानक से कशिश का दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और उसकी हल्की आंखें नम। अनएक्सपेक्टेडली वह एक अजनबी है जो उसके साथ खड़ा है जब उसे सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन कशिश ने वह जैकेट उतारकर रणवीर को वापस देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी ही अपने रूम में वापस चली जाऊंगी। अगर मैं आपका कोट अपने साथ ले गई तो वापस करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम?
रणविजय ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी दादी माँ से मिलने आओगी या फिर तुमने झूठ बोला था? ये सुनकर कशिश हैरान हो गई और उसने में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने सच कहा था, मैं सच में उनसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर उसने जैकेट वापस रणविजय को दिया और हाँ मैं सर हिलाकर वहां से मुड़कर जाने लगी। रणविजय वहीं खड़ा रहा और उसने कशिश को वहां से जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट और गलिंत दिखाई दी। फिर से बेवकूफी, वैदेही जी ने अचानक कहा था। वह उनकी तरफ मुड़कर देखने लगा। वह मुस्कुरा रही थी। क्या बात है दादी माँ? रणविजय ने पूछा। ये सुनते ही उन्होंने उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोली, क्या मंदबुद्धि पोता है, जाओ उसके पीछे पीछे। कशिश को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखकर और अपनी बात दादी माँ की बात सुनने के बाद भी रणविजय वहीं खड़ा था। तब अचानक से वैदेही जी ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा तो उसकी बॉडी जम गई। वह एक ऐसा इंसान था जिसे लोगों का टच करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी दादी माँ ने उसे अभी अभी थप्पड़ मारा और ये देखकर लीला थोड़ा सा हंसने लगी। आगे बढ़ो, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक से मारकर मानोगे? वैदेही जी की ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसे फिर से बोली। रणविजय ने अपनी उंगलियां उठाकर अपने सर को मसाला और फिर हेल्पलेस होकर बोला, ठीक है दादी माँ, मैं जाता हूँ। जब कशिश हॉस्पिटल रूम में अकेले पहुंची तो हर्ष पहले से ही वहां था। वह खिड़की के पास खड़ा था और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने एक महंगा ग्रे सूट पहना हुआ था, लेकिन अभी बिना जैकेट के। वह सिर्फ व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट में था और उसका ऑरा बिल्कुल जेंटलमैन की तरह था। लेकिन बदकिस्मती से वक्त बदल गया है और यह वह हर्ष नहीं रहा जिसे कशिश जानती थी। कशिश ने उसकी तरफ नहीं देखा और बेड के पास जाकर बैठ गई। हर्ष को किसी को रूम में आने का ऐसा एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर पूछा, कहाँ थी तुम? कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया और बैठी रही। हर्ष आगे बोला, मैं उस वक्त कियारा के बचाने की जल्दी में था और मुझसे गलती हो गई और तुम्हें धक्का लग गया। आई एम सॉरी। उसकी आवाज बहुत ही जेंटल थी, जैसे थोड़ी देर पहले उसके साथ जो कोल्ड एटीट्यूड था वह एक सपना था। कशिश ने जवाब दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे अपने आप को डिफेंड करना था। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और अब माफी की जगह उसकी आंखों में मजाक दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कियारा ने क्या कहा? वह रुका और फिर उसने उसकी तरफ देख रहा था तो कशिश ने अपनी नजरें उठाई तो उसे हर्ष की डिसअपॉइंटेड लुक दिखाई दी और हर्ष आगे बोला, उसने कहा कि उसकी गलती थी, उसने कब ठीक से नहीं पकड़ा हुआ था, वह तुम्हें डिफेंड कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रही हो। कशिश, तुम ऐसी तो नहीं थी। कशिश उसकी तरफ एक तक देखती रही। उसकी आंखों में बहुत सारी इमोशन एक के बाद एक दिखाई दिए। पहले शॉक, फिर डिसअपॉइंटमेंट, फिर उदासी और आखिर में इनडिफरेंट। उसने खिड़की के बाहर देखा और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। उसने पूछा, हर्ष, हम एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं? ये सुनकर वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर फाइनली उसने जवाब दिया, 8 सालों से। 8 साल। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त इस कदर बदल जाएगा और कशिश एक ऐसे इंसान के साथ एक पल नहीं रह सकती थी। कशिश खड़ी हुई और उसने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, हर्ष, हम अपनी एंगेजमेंट को यहीं खत्म करते हैं। उसकी आवाज कोल्ड, लाउड और बिल्कुल सख्त थी, जिसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई जगह नहीं थी। वही उसकी बात सुनकर हर्ष की आंखों में थोड़ा सा शौक दिखाई दिया, जिसे देखकर कशिश बोली, तुम हैरान क्यों हो? जब से तुमने कियारो को बचाया और थोड़ी देर पहले भी, क्या तुमने ऑलरेडी अपनी चॉइस नहीं कर ली है? हर्ष एक पल के लिए हैरान रहा। उसने कुछ देर कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ कशिश को देखा, लेकिन फिर जल्दी ही वह शांत हो गया और बोला, कशिश, आई एम सॉरी, शायद हमें ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं कियारा को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें हट कर दूंगा। ये सुनकर कशिश की मुठ्ठियां आपस में टाइटली कस गई। उसने हर्ष की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए कहा, कियारा को प्रोटेक्ट करने के लिए? हर्ष, क्या जो पिछले 8 सालों में हमारे बीच था सब झूठ था? एक अजीब सा भाव हर्ष की आंखों में दिखाई दिया और वह बोला, कियारा बहुत ही मासूम और कमजोर है, तुम कशिश, तुम बहुत ही कोल्ड और स्ट्रांग हो। कशिश चुपचाप कुछ देर तक हर्ष की तरफ देखने लगी और अचानक से उसने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी बिल्कुल कोल्ड और सार्केज्म से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त चाकू से सामने वाला को खून कर देगी। तो स्ट्रांग होना प्रॉब्लम है? हाँ, वह स्ट्रांग है, इसलिए ऑटोमेटिकली विलन हो गई है जो सबको परेशान करती है, राइट? हर्ष की बातें हुई एक शार्प नाइफ की तरह उसके दिल में दर्द दे रही थी। हर्ष ने कशिश की तरफ देखा। उसे कशिश के लिए अपने अंदर गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर कशिश को गले लगाने की कोशिश की ताकि उसे शांत कर पाए, मगर कशिश पीछे हट गई।
छुओ मत मुझे, कशिश चिल्लाई। उसने उसका हाथ झटक दिया और अपना सर धीरे से उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी और वह उसकी तरफ कोल्डली देखे जा रही थी। उसकी कोल्डनेस और सार्केज्म के पीछे एक दर्द और तकलीफ था, शायद वह हर्ष को नजर नहीं आ रहा था। कशिश के ऐसे लचक से हर्ष को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने वार किया हो। कशिश, उसने उसका नाम लिया मगर उसे समझ में नहीं आया कि वह आगे क्या बोले। कशिश ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और बोली, हर्ष मल्होत्रा, याद रखना कि मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम और कियारा जिंदगी भर एक साथ रहो। मुझे किसी की सिप्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए वह सामान हो जिससे पहले ही किसी ने यूज कर लिया है, और कशिश कभी किसी की छोड़ी हुई चीज नहीं उठाती। कशिश की यह अनएक्सपेक्टेड बात सुनकर हर्ष हैरान हो गया। इतने सालों से हमेशा एलिगेंट और कंपोज रहने वाली लड़की एक्चुअली यह सब बोल सकती है। मगर वह उसका गुस्सा समझ सकता था और आखिर में बोला, कुछ भी क्यों ना हो जाए। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सुन लिया, कशिश ने कोल्डली जवाब दिया और हर्ष की तरफ देखते हुए कहा। आई होप तुम एक्सेप्ट कर लोगी। कशिश इमोशनलेसली बोली, क्यों करूं मैं? तुम सॉरी कह सकते हो, लेकिन मेरा हक है कि मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं। गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ देर तक हर्ष उसे देखता रहा और जब उसे समझ में आ गया कि आगे किसी बात का कोई मतलब नहीं है, तो वह टेक केयर बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही कशिश वापस बेड पर बैठ गई और उसके लंबे पैरों को आपस में समेट लिया और खाली आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। वह ठंडी है और स्ट्रांग है। वह एक पानी की तरह जेंटल है, मगर दुनिया बहुत ठंडी है, इसलिए उसे बर्फ की तरह मजबूत बनना पड़ा। वह भी सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई उसे हट ना करे और वह उदास ना हो। इसी तरह वह खुद को दूसरों को सामने कमजोर दिखाने और रोने से रोक सकती थी। उसे लगा कि इतने सालों में उसे आदत हो गई है, लेकिन अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वह इतनी भी स्ट्रांग नहीं है जितना उसने सोचा था। एक अकेले रूम में वह दर्द और कमजोरी फील कर सकती थी, मगर वह सिर्फ इतना ही कमजोर हो सकती है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलने लगे, मगर उसने साफ कर लिए, क्योंकि वह इन आंसुओं के लायक नहीं था। ठीक उसी वक्त कोई उसके पास आया और उसने उसके सामने रुमाल कर दिया, जिससे कशिश हैरान हो गई और उसने सर घूमकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई। उसने अपने पैरों को छोड़ा और बेड से खड़ी हो गई और सामने खड़े हैंडसम आदमी को देखा जो उससे भी लंबा था। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो वह लोग अलग हुए थे और वह लोग फिर से मिल रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कशिश ने पूछा। रणविजय ने अपना कोट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी शर्ट व्हाइट और लग्जरियस थी, जिसके हाथों पर 2 डेलिकेट सिल्वर कफलिंग थे, जो बिल्कुल रिफाइन और एलिगेंट अपीयरेंस दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब क्रिएट हो रही थी। उसकी आंखें लगातार कशिश के चेहरे पर बनी हुई थी। कशिश के चेहरे पर उदासी थी, जिसे कशिश ने जल्दी से छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वह फाइनली अपने डिप पर स्मूथ आवाज में बोला, यूजुअली इस समय पर लड़कियां रोती है। कशिश हैरान हो गई, मगर उसकी वाइट आंखों में देखकर वह समझ गई कि वह पक्का उसका पीछे करते हुए यहाँ आया होगा और उसने पूरी बात सुनी होगी, इसलिए सब समझ गया। आई एम सॉरी, मैं किसी की तरह बातें नहीं सुनता हूँ, मगर इस बार गलती से सुन लिया, रणविजय ने कहा। लेकिन कशिश को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ता है। इस तरह के लड़के के लिए रोना बेवकूफी होगी और उसके अलावा मेरे आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते। कशिश ने कहा तो रणविजय बोला, तुम सही हो, अपने इमोशंस ऐसे इंसानों पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे लायक नहीं है, मगर मैं तुम्हारी बात के दूसरे वाले पार्ट से एग्री नहीं करता हूँ। ये सुनकर कशिश ने अपना सर कंफ्यूजन में घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे आंसुओं की कीमत? रणविजय जी ने उसकी तरफ देखते हुए शांति से कहा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किसके सामने रो रही हो। कुछ लोगों के लिए तुम्हारे आंसू वर्थलेस है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह प्राइसलेस हो सकते हैं। भले ही उसकी टोन जेंटल थी, मगर उसके बातों के पीछे के गहरे मतलब ने कशिश को हैरान कर दिया और वह ऑकवर्डली दूसरी तरफ देखने लगी। अब रणविजय ने धीरे से अपना रुमाल मोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर चल रहे सवाल का जवाब देता हूँ। वह इतना कहकर रुका और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम काफी स्मार्ट हो। तुम्हें अब तक अंदाजा लगा गया होगा कि मेरी दादी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें डेट करूं। ये सुनकर कशिश की आंखें इधर उधर होने लगी और उसके चेहरे पर थोड़ी एम्बेरसमेंट दिखाई दी और वह बोली, मुझे लगता है कि आपने शायद उन्हें कुछ ज्यादा ही लंबा इंतजार करवा दिया है और वह आपसे एक प्यार पर पोता चाहती है। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। रणविजय मुस्कुराया, जिससे कशिश को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। लेकिन तुम्हें डेट करना मेरा पर्सनल डिसीजन है। कोई भी लड़की है मेरे बच्चे की माँ थोड़ी बन सकती है। रणविजय फिर से बोला, मगर भले ही उसकी टोन जेंटल थी, मगर उसके कूल एटीट्यूड की वजह से कशिश को शांत होना मुश्किल हो पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई किलर और जेंटलमैन टाइप देखने वाला इंसान ऐसी एरोगेंटली और डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेगा।
मिस्टर रावत, क्या आप हमेशा ही इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं किसी लड़की को डेट के लिए पूछने के लिए? कशिश ने पूछा। मैंने किसी लड़की से आज तक नहीं पूछा है, सिर्फ तुम्हें, रणविजय बोला। कशिश के सर में अब दर्द होने लगा। ये पहली बार था जो वह इतनी मुश्किल इंसान से मिली थी। हम दिन में सिर्फ 2 बार मिले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी मिस्टर रावत? कशिश ने पूछा। मुझे अपने फैसले पर भरोसा है, रणविजय बोला, और यह सुनकर कशिश के चेहरे पर हमेशा रहने वाले इंडिफरेंट एक्सप्रेशन थोड़े से बदलकर उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी हंसी आ गई। आपने थोड़ी देर पहले मेरी उस लड़के से बातें सुनी होगी, राइट? हम एक दूसरे को 8 सालों से जानते हैं, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ मैं और आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले थे, मगर फिर भी आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। यह आपका फैसला है, कशिश ने कहा। तो रणविजय ने पूछा, क्या तुम मुझे उस घटिया आदमी से कंपेयर कर रही हो? यह सुनते ही कशिश पूरी तरह से शॉक हो गई और उसने जेटली पलक झपकाते हुए फाइनली हंसते हुए, सॉरी, डेफिनेटली मुझसे गलती हो गई। रणविजय ने उसकी ब्राइट स्माइल को देखा और उसकी आंखों में हल्की से कोमलता दिखाई दे, और उसने पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? कशिश ने कहा, लगता है मैं आपको सच में अच्छे से नहीं जानती। मैंने उम्मीद की थी कि आपके जैसा एलिगेंट और कम बोलने वाला इंसान ऐसी कोई बात करेगा। ये बात आपके अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती। रणविजय बोला, यू आर राइट, जब तक तुम्हें मेरी बात समझ में आती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हर एक चीज का अच्छा और बुरा साइड दोनों होता है, और अगर आप हमेशा बुरे को देखेंगे तो अच्छी चीजें नजर नहीं आएंगी आपको। जैसा कि कहा जाता है, एक बुक को कभी भी उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। क्या आप श्योर है कि आप लोगों को सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से जज करेगी तो आपका फैसला सही होगा? ये सुनते ही कशिश की हंसी धीरे धीरे कम होने लगी और ठंडी हो गई। ऑफकोर्स वह नहीं करेगी, एक कियारा ही काफी है उसे पूरी जिंदगी के लिए सही ह्यूमन नेचर का लेसन सीखने के लिए। कशिश ने गहरी सांस ली और फिर छोड़कर कहा, तो मिस्टर रावत, हम लोग एक अच्छे मैच नहीं है। मैं आपको अच्छे से नहीं जानती और मुझे आपकी अच्छी और बुरी साइड में से कुछ भी नहीं पता, और अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है कुछ मिनट पहले मेरे बॉयफ्रेंड से, जिससे मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं तुरंत दूसरे रिलेशन में आ जाऊं। मुझे डर है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपको मना करती हूँ। मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहती। रणविजय बोला, मैंने भी नहीं उम्मीद की थी कि तुम अभी मान जाओगी। तुमने मुझसे पूछा कि मेरी दादी माँ क्या चाहती है, और मैंने उस सवाल का जवाब दिया। तुम्हें डेट करने का फैसला मेरा है, और मुझे नहीं पसंद कि मेरे फैसले को कोई इन्फ्लुएंस करे। इतना कहकर रणविजय थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसने कशिश को समझने का इंतजार किया और फिर बोला, ऑफ कोर्स तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, ये तुम्हारा मामला है, मगर मैं इस रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ। कशिश आगे कुछ नहीं बोली तो रणविजय बोला, मैं मिस कशिश को किसी भी वक्त वेलकम कर सकता हूं, मेरी अच्छी और बुरी साइड दोनों देखने के लिए। यह सुनकर कशिश बुरी तरह हैरान हो गई और बिना कुछ कहे वह रणविजय को वहां से मुड़कर जाते हुए देखते रही। जब तक रूम पूरी तरह से खाली नहीं हो गया तब जाकर वह बेड पर बैठ गई। अगर उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया तो यह उसका मामला था, लेकिन वह उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यह उसका मामला है, क्या इसमें उसके पास कोई चॉइस है? रणविजय जो भी सारी बातें अभी अभी बोल कर गया है, अगर उसे एक सेंटेंस में कहा जाए तो इसका मतलब था कि वह फिर से उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यह आदमी कुछ अलग ही किस्म का है। कशिश ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और फाइनली बेड पर जाकर लेट गई। उसने गहरी सांस ली। उसे हल्की भूख लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसके साथ रूम में कोई नहीं था। वह उठी और उसने एक गिलास पानी पिया और फिर लेट गई। उसके लिए ये सब कुछ इतना नेचुरल था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसे इस वक्त किसी की जरूरत है अपना ख्याल रखने के लिए। आदत इंसान का दूसरा नेचर होती है। जब से वह 3 साल पहले विदेश से लौटी है तब से ही वह अपने अपार्टमेंट खरीदकर खुद ही रह रही है, अकेले। उसने अपनी बीमारियां अकेले फेस की है। वह हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अकेले जाती है और उसे सभी जज्बातों से भी अकेले ही लड़ना है। भले कभी कभी हर्ष उसके साथ होता है, लेकिन बहुत ही कम उसका ख्याल रखता था।
3 साल पहले मल्होत्रा ग्रुप क्राइसिस में फंस गया था और उनके कॉस्मेटिक की क्वालिटी को इश्यू को लेकर उन्हें कंपनसेशन के तौर पर बहुत ज्यादा पैसे देने थे। उस वक्त कशिश एब्रॉड से लौटी थी और उसने अपनी मां की पीआर कंपनी टेक ओवर नहीं की थी, इसलिए उसने हर्ष की कंपनी ज्वाइन कर ली। पहले वह हर्ष के साथ कई सारे सोशल इवेंट में गई और उसके बाद वह लोग अलग अलग अटेंड करने लगे। उसे नहीं याद था कि कितनी बार इन्वेस्टर ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की या फिर उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की। उसे नहीं याद था कि कितनी बार उसे शराब पिलाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। उसे नहीं पता था कि उसके ड्रॉवर में कितनी सारी स्टमक पेन की दवाएं हैं, क्योंकि वह कभी भी काम के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। उसने अपनी मां की पीआर कंपनी कुछ वक्त के बाद टेक ओवर की और उस दौरान वह मल्होत्रा ग्रुप की रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ बिहाफ डिपार्टमेंट को भी हैंडल करती रही और उसकी कंपनी को उसने टॉप पर पहुंचाने में बहुत मेहनत की। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।